एक व्यक्ति अपनी पत्नी को वश में करना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बातचीत नहीं करती थी, उससे धिक्कार कर पड़ती थी, उससे लड़कर पड़ती थी। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने वश में करने के लिए एक 16 साल के लड़के पर तंत्र विद्या करके उसकी हत्या की और उसके 9 टुकड़े किए 7 घंटे तक लगातार, और फिर उन 9 टुकड़ों को 9 दिशाओं में तंत्र विद्या करके फेंक आया। लेकिन उसके बाद वह सोच रहा था कि अब तो मज़े ही मज़े हैं, उसकी पत्नी अब उससे अच्छी तरह से बात करेगी। और उसके बाद जब वह तंत्र विद्या कर लेता है तो अपने घर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं था। उसकी पत्नी तो अभी भी उसको गालियाँ दे रही थी और उसको कह रही थी तो निकम्मा है, कमीना है, इस तरह की बातें वो कह रही थी। अब तो यह बात देख करके वह बहुत ज़्यादा मतलब उसका विश्वास टूट जाता है और ज़्यादा गम में चला जाता है। उसके बाद फिर वह घर जब आ जाता है तो उसके बाद उसके घर पर पुलिस आती है और पुलिस उसको पकड़ती है। और उसके बाद जब पुलिस पूछती है तो पूरा राज वह पुलिस के सामने जब खोलता है तो बहुत सारे तथ्यों पर से पर्दा उठता है कि आखिर क्या हुआ था, कैसी कहानी थी। पूरी घटना को देखिएगा, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल के दौर में जो जादू टोना करने वाले हैं इनकी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी हुई है। कर्मों को सुधारते नहीं हैं और जादू टोने के पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा सब कुछ बैठे बिठाए हो जाए, रिश्ते बैठे बिठाए बन जाएं, जबकि रिश्ते बनाने के लिए बहुत ही सौहार्द और प्रेम की आवश्यकता होती है, प्यार और बलिदान की आवश्यकता होती है। लेकिन ये लोग सिर्फ तंत्र विद्या फूंक करके रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं समाज के अंदर। आज की इस घटना में देख करके आपको पता लगेगा कि किस तरह से यह इंसान खतरनाक था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर करेली थाना पड़ता है। करेली थाना के अंदर सदियापुर इलाका पड़ता है, जिसमें पीयूष नाम का लड़का जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता था, 16 साल का था। उसकी माँ का नाम था कामनी देवी। पिता की मौत हो चुकी थी पहले ही, तो माँ अपने बेटे को पढ़ा रही थी। 26 अगस्त को सुबह सुबह माँ अपने बेटे को नहलाती धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, बैग पैक करती है, खाने का टिफ़िन भी रखती है और कह देती है बेटा जा स्कूल जा। बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है, पर आज पीयूष वापस 2 बजे घर पर नहीं आता है, जबकि रोज़ छुट्टी होने के बाद 2 बजे अपने घर पर आ जाया करता है। तो जो माँ होती है वह खूब ढूंढती है अपने बेटे को, कहीं भी उसका आता पता नहीं मिलता है। उसके यार दोस्तों से भी पूछती है, लेकिन उसके बाद माँ स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ पर माँ को पता चलता है कि आज तो पीयूष आया ही नहीं था स्कूल के अंदर। यह बात सुनते ही माँ के तो हाल बेहाल हो जाता है। रिश्तेदारियों में फ़ोन करती है, अपने आस पड़ोस में पूछती है सभी को कि भाई मेरा बेटा गया तो गया कहाँ। पूरा दिन निकल जाता है, उसका बेटा नहीं मिलता है। उसके बाद उसके रिश्तेदार और वह महिला मिल करके पुलिस थाने जाते हैं। वहाँ जाकर के पीयूष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अब बच्चा खो गया था, नाबालिग बच्चा था, तो जो पुलिस होती है वह छानबीन करने लगती है। और उसके बाद पुलिस के पास एक खबर आती है कि नैनी इलाके में एक शख्स ने एक झोला फेंका था। नैनी इलाका उसी गांव का इलाका था, जैसे कि खेतों के नाम रख देते हैं या फिर गांव के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं तो उनके नाम रख देते हैं। तो वहाँ पर एक शख्स ने झोला फेंका था और एक महिला वहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रही थी। वह उस शख्स से चिल्लाती है कि क्या है इस झोले में, क्या फेंका है तुमने, लेकिन वह शख्स वहाँ से डर करके भाग जाता है। उसके बाद जो वह महिला होती है उस झोले को खोलती है। जब उस झोले के अंदर देखती है तो वह महिला डर जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि उस थैले के अंदर किसी बच्चे का पैर था। और उसको देख करके वह महिला चिल्लाने लगती है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को खबर दे दी जाती है। अब पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो सुबह सुबह जो माँ थी वह अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी। और अब पुलिस के पास यह खबर आती है कि किसी गांव के शख्स ने एक झोले के अंदर एक लाश का पाँव फेंका है। अब तो जो पुलिस होती है वह तुरंत उस टुकड़े को अपने काबू में लेती है। उस माँ को बुलाया जाता है, माँ को वह टुकड़ा दिखाया जाता है, तो माँ अभी उस टुकड़े को पहचान नहीं पा रही थी। उसके बाद थोड़ी दूर पर उसी इलाके में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर एक सर मिलता है, और जब सर को उठाती है और माँ को दिखाया जाता है तो माँ भी उस सर को देख करके एकदम से गस खाकर ज़मीन पर गिर जाती है कि यह तो मेरे बेटे का
सर है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस अब समझ जाती है कि इस माँ के बेटे को गायब हुए कई घंटे हो चुके हैं और उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद पुलिस उस गांव के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और सीसीटीवी कैमरों में वह जो शख्स था जो उस थैले के अंदर डेड बॉडी के पार्ट्स को रख करके फेंक कर गया था, उस शख्स का फ़ोटो ले लिया जाता है। और उस शख्स के फ़ोटो को जब कामनी को दिखाया जाता है तो अचंभे में आ जाती है और कहती है कि साहब यह तो हमारे पड़ोस में रहने वाला शख्स है जिसका नाम है सरन सिंह और यह मेरे बेटे का दादा लगता है रिश्ते में दूर का, इसने यह कांड कर दिया। तो उसके बाद सरन सिंह के पास पुलिस जाती है और वहाँ पर जब उससे पूछताछ करती है तो वह उसे सुनसान पड़े हुए घर में ले जाता है और वहाँ पर कुछ बच्चे की कलेजी वगैरह कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। पुलिस उनको कब्जे में लेती है और दिल भी वहाँ पर बच्चे का पड़ा हुआ था और उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस तो राज खुलता है। वह आदमी बताता है कि मेरा नाम सरन सिंह है और वह प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी पत्नी और उसके एक बेटा एक बेटी हैं और वह बताता है कि बेटा और बेटी 15 और 17 साल के थे और 2023 में उसके बेटा और बेटी नदी के किनारे जा कर के नदी के पुल से नदी के अंदर छलांग लगा देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी उससे चिढ़ने लगती है, अच्छी तरह से बात नहीं करती है। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे घर पर किसी काले साए का प्रकोप है, इसीलिए हमारे घर में ये सारा कुछ हो रहा है। एक दिन वह एक तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक से मिलता है जिसका नाम था मुन्ना लाल और उससे जैसे मिलता है तो उससे पूछता है कि मेरे दोनों बच्चे नहीं रहे और पत्नी भी बात नहीं करती है, क्या करूं? तो मुन्ना लाल कहता है कि तुम्हारे घर में, जो मुन्ना लाल था वह वहीं का रहने वाला था, उसके घर गृहस्थी को और इस लड़के को जानता था जो बच्चा था, पीयूष 11वीं में पढ़ा करता था। मुन्ना लाल कहता है कि तुम्हारे घर में सारा किया कराया उस लड़के की वजह से है, तुम्हारे बच्चे नहीं मरने थे, उसकी जगह पर पीयूष मरना था तुम्हारा पड़ोसी, लेकिन वो तंत्र विद्या तुम्हारे बच्चों पर चल गई इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए। अगर पीयूष की तुम बलि देते हो तो उसके बाद तुम्हारे बच्चों को शांति मिलेगी और तुम्हारी पत्नी का दिमाग ठीक हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर पीयूष की बलि की तैयारी होने लगती है और सारी तंत्र विद्या वह तांत्रिक बता देता है कि उसकी हत्या करने के बाद उसके 9 टुकड़े करना और 9 टुकड़ों को 9 दिशाओं में फेंक कर आना तंत्र विद्या पढ़ करके, और तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारी पत्नी का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा गुस्से वाला। अब दोस्तों यह जब बच्चा स्कूल के लिए घर से निकलता है तो यह दादा लगने वाला राम सरन बच्चे से कहता है बेटा मेरे पुराने घर में कुछ सामान निकलवाना है, तुम स्कूल चले जाना, मैं तुम्हें स्कूटी से छोड़ दूंगा, पहले मेरे घर में से कुछ सामान निकलवा दो। तो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर में ले जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही वह उसके सर में ईंट से वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद कुछ तंत्र विद्या करता है और 7 घंटे तक उसके 9 टुकड़े करता है। 9 टुकड़े करने के बाद 9 टुकड़ों को अलग अलग 9 दिशाओं में फेंक कर आ जाता है, लेकिन गांव की ही एक औरत उसे देख लेती है और उसको पहचान लेती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह सारा राज पुलिस के सामने खुलता है। जो माँ थी उसका इकलौता बेटा था, खुद विधवा थी, पति की मौत हो चुकी थी कामनी के की, और उसका बेटा था पीयूष, वह रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। और इधर उस तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है तो वह कहता है तांत्रिक कि भाई मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने शराब के नशे में बोल दिया था, बस ऐसे ही, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। लेकिन दोस्तों उसको पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से कई बार देखने को मिलता है कि लोग अंधविश्वास में पढ़ करके दूसरे लोगों की जान ले लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे काम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तंत्र विद्या, सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ें आसान नहीं हैं। अगर कोई सोचता हो तंत्र विद्या से ये कर दूँ वो कर दूँ, ये आसान नहीं है, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए होती है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ मंत्र फूक और बस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और आजकल एक दौर चला हुआ है घरों के अंदर, जो ज़्यादातर महिलाएं खाली बैठी रहती हैं, उनको ऐसा लगता है कि तंत्र विद्या से हम अपने पति को काबू में कर लें, उस रिश्तेदार को काबू में कर लें, ये कर लें वो कर लें, इस तरह की वह चीज़ें करती हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि तंत्र विद्या जो करते हैं ना, जो साधु बने हुए घूमते हैं तांत्रिक, उनके पास भी इतनी पावर नहीं होती है कि वो तंत्र विद्या चला सके, क्योंकि तंत्र विद्या चलाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत होती है, बहुत सारे नियम और कायदे कानून होते हैं। वो सिर्फ तांत्रिक का चोला पहन करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे उल्टी सीधी कारनामे करवाते हैं, कई बार लोगों की हत्याएं भी करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो जो तंत्र विद्या करता है उसको कहीं भी मोक्ष नहीं मिलता है, उसको कहीं भी तसल्ली नहीं मिलती है, मरने के बाद भी वह ऐसे इधर उधर भटकता रहता है। ऊपर वाले का नाम लें, नाम जप करें, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। रही बात किसी के भाग्य को बदलने की, भाग्य बदलना इतना आसान नहीं होता है। हमारा प्रारब्ध है तो हमें वो भुगतना पड़ेगा, कोई हमारे ऊपर संकट है तो वो भुगतना ही पड़ेगा।
सिर्फ नाम जब से वह कट सकता है और उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन का दुख तो हमें भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई किसी तांत्रिक के पास जाएं, उसने थोड़ा बहुत जंतर मंतर कर दिया और हमारा पाप निपट जाएगा। ऐसे कैसे निपट जाएगा भैया? इतनी शक्ति किसी में नहीं है। हमारे भगवान प्रभु श्री राम जो कि वनवास करते थे, उनके पिता की मृत्यु होनी थी तो होनी ही थी। वो भी अपने पिता की मृत्यु को नहीं रोक पाए, जो स्वयं जो कि भगवान थे। तो फिर ये तांत्रिक जो नहीं टाइम पर नहाते हैं, ना धोते हैं, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए घूमते हैं, ना इनको तंत्र विद्या आती है, ना ही ये विद्या करना जानते हैं, सिर्फ चोला पहन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या ये हमारे भविष्य को बदल देंगे? क्या ये हमारे प्रारब्ध को बदल देंगे? इतनी ताकत इनके अंदर है ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने प्रारब्ध का जो फल है वो भुगतना पड़ा है, जबकि वो खुद तपस्या करते हैं और खुद बड़े योगी हैं और साधक हैं। तो ये दूसरों के उसको भी बदल देंगे यार, बड़ी ताकत है। सब बकवास है। सावधान रहें, सतर्क रहें। इनके चक्कर में आकर किसी को उल्टा सीधा खाने को ना दे दें, वरना वो बीमार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और इन लोगों को कोई ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ऐसी चीज़ों में ना करें। ऊपर वाले का नाम लें, अच्छाई से सच्चाई से चलें, लोगों के साथ भलाई करें और कभी भी ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। दोस्तों, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।